टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये केमिस्ट्री पीआरटी केवीएस पीआरटी साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर है या कुछ टॉपिक्स हैं उसके, वो क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 एंड 2 साइंस। ठीक है, इसके टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं और ये टॉपिक्स आपको करने हैं, आपका सिलेबस का पार्ट है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सचर किसे कहते हैं। फिर इसके बाद बताएंगे कि मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में क्या डिफरेंस है विद एग्जांपल, क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखो, मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो ना तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा और ना ही किसी और से पढ़ना पड़ेगा। ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। चलो सुनो मैं क्या कहता हूं। जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाते हो, जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाते हो और किसी भी अनुपात में मिलाते हो, जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाते हो और किसी भी अनुपात में मिलाते हो तो उसे कहा जाता है मिक्सचर। क्या कहा जाता है? मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है ना। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। लेकिन यहां पे एक कंडीशन बहुत मैंडेटरी होती है कि इन एनी रेशो। फॉर एग्जाम्पल आप खिचड़ी बना रहे हो, खाते हैं ना, तो खिचड़ी, नींबू पानी बना रहे हो, ये सब क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। चीनी पानी बना रहे हो, मिक्सचर है, क्योंकि इनमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाई जा रही हैं। क्या चीनी पानी जब आप बनाते हो तो क्या उसका रेशो फिक्स होता है कि कितनी चीनी डालना है, कितना पानी? नहीं, आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अगर आप खिचड़ी बना रहे हो, आप बिरयानी बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें डाल रहे हो तो वहां पे रेशो फिक्स नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दुनिया भर के लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिखने में आ रहे हो तो पहले लिख सकते हो शुगर वाटर सोल्यूशन, दूसरा लिख सकते हो सैंड सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई मिक्सचर तो चलो हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया सर मिक्सचर क्या है। अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, इसे कहते हैं असमांगी या विषमांगी मिश्रण। होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो बस यही लाइन आपको सारा कंसेप्ट दे देगी कि होमो का मतलब सेम होता है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो इसी से आपने समझ जाना है कि क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है सुनो। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब जो भी इसमें मिलाए गए हैं, जो भी इसमें एलिमेंट मिलाए गए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। जो भी एलिमेंट इसमें मिलाए गए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। अब मैं एग्जांपल दूंगा, देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल ले लो शुगर वाटर सॉल्यूशन। पहली बात तो ये कि क्या ये मिक्सचर है? हाँ, ये मिक्सचर है। आपने एक गिलास चीनी पानी का घोल बना दिया और चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, चाहे मैं यहां से पीऊं पानी को, यहां से पीऊं, यहां से पीऊं, सब जगह मिठास क्या होगी? सेम होगी। इसी को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स आर डिफरेंट थ्रू आउट द मिक्सचर।
इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ले लो, सैंड सॉल्ट मिक्सचर। आपने एक बाउल में, कटोरे में रेत में नमक मिला दिया है, नमक है। आपने यहां से एक चम्मच रेत लिया, मान लो इसके अंदर 4 दाने मिले नमक के, यहां से चम्मच रेत लोगे, क्या ये फिक्स है कि इसके अंदर 4 दाने ही मिलेंगे? नहीं, 4 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी। इसी तरह के मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मुझसे कई मेरे नोन ना, मुझे पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यार तेरा चैनल चल इसलिए नहीं रहा, लोग देख इसलिए नहीं रहे कि तू रिप्रेजेंटेशन अच्छे कर। अब रिप्रेजेंटेशन अच्छा मैं बता देता हूं क्या होता है। 2 तरीके से होता है, या तो मैं बहुत फनी वे में या फिर कार्टून बन के पढ़ाऊं, दूसरा कि मैं इसमें एनिमेशन इनबिल्ट करूं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है एनिमेशन इनबिल्ट करा जाएगा, लेकिन थोड़ा चैनल ग्रो करे। और मेरा पर्सनली मानना है कि सीखने वाला ऐसे भी सीख सकता है। पहले तो पेड़ों के नीचे भी पढ़ा जाता था ना, लेकिन अब ये हो गया है कि नहीं, बस हीरो हीरोइन की फोटो लगा दो तो पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रो। पहला सोडा वाटर, दूसरा सॉल्ट, तीसरा सैंड, ठीक है, चौथा एयर। अब मैं इन सब में से पूछूंगा आपसे कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। ये पेपर में आपका आ सकता है क्वेश्चन। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा, ही विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है, और आपको पता लगाना होगा या फिर बताना होगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है ना। और जब ये आप समझ जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आप करने लगेंगे, तो आपको ये चीजें इतनी आसान लगने लगेगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। देखो सोडा वाटर, मान लो पानी के अंदर कोई गैस है, सोडा वाटर में पानी के अंदर कौन सी गैस है? CO2। तो वो हर जगह बराबर होगी, तो उसे कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट वाटर की बात करा जाएगा तो पानी में जब नमक घोलूंगा तो नमक का जो कॉन्सेंट्रेशन हर जगह बराबर होगा, तो उसे कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। सैंड की, अगर आप कहीं से भी मिट्टी उठाते हो, मिट्टी में बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी, कुछ भी मिक्स हो सकता है, लेकिन वो मिक्सचर जो होगा वो हर जगह अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसीलिए उसे कहेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एयर की बारी करते हैं। एयर में भी आपको पता बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और वो कंपोनेंट हर जगह समान नहीं होते, इसीलिए उन्हें कहा जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है बात? तो ये आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने को आएगा, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास एक चीज आता है, उसका नाम क्या है? सुनना, उसका नाम है सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन से पहले हम बता देते हैं कंपाउंड। चलो सॉल्यूशन ही बताते हैं। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन में 3 टाइप हम आप समझ सकते हो। एक सिंपली सॉल्यूशन कह दो, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कह सकता हूं मैं। दूसरा जिसे कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तीसरा सस्पेंशन। ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, जो अच्छा एक चीज होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। इसमें आपको थोड़ा बी डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट का मतलब जो डिसॉल्व करा हुआ है, और सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। विलेय और विलायक, जैसे सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। जब हम छोटे थे तो हम इससे कैसे करते थे? हम ऐसे करते थे कि जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पूरी तरीके से घुल जाता है, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन मान लिया, ऐसे कोई भी जिसमें पूरी तरीके से घुल जाता है। चीनी भी पूरी तरीके से घोला जा सकता है, शुगर सॉल्यूशन। अब आता है सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट। सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं जिसमें ये पूरी तरीके से नहीं घुलता और ये सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन।
एग्जाम्पल ले सकते हो सैंड वाटर। रेत और पानी को अगर आप मिक्स करोगे तो थोड़े समय के लिए हो सकता है रेत पानी के साथ घूमे, लेकिन कुछ समय बाद या थोड़े समय बाद क्या होगा, रेत नीचे की तरफ बैठ जाएगा, उसे कहेंगे सस्पेंशन। अब बारी आती है कॉलोइडल सॉल्यूशन की। अब ये कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर देखा जाए ना, अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन देखा जाए तो वो क्या होता है, इन दोनों के बीच की स्टेट होती है। इसमें तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और प्रेसिपिटेट में नीचे बैठ जाता है, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें ना तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है और ना ही नीचे बैठता है। बस होता क्या है, वो तैरता रहता है। हम कह सकते हैं फ्लोट्स इन सॉल्यूशन। जैसे अगर आप पानी और तेल को मिलाते हो, जैसे आप सोप एंड वाटर, ये सारे क्या हो जाते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन से ही एक कहानी आती है और वो कहानी है टिंडल इफेक्ट की। किसकी कहानी है, टिंडल इफेक्ट। हिंदी में कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव। अब सुनना टिंडल प्रभाव क्या होता है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स तैर रहे हो, और सॉल्यूट पार्टिकल्स तैरते किसमें, कॉलोइडल सॉल्यूशन में। सॉल्यूट पार्टिकल्स तैरते किसमें, कॉलोइडल सॉल्यूशन में। तो ऐसा सॉल्यूशन यानी कि कॉलोइडल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स तैर रहे हो, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स तैर रहे हो, क्या सॉल्यूट पार्टिकल तैर रहे हो, तो जब भी लाइट इन पे पड़ेगी और टकरा के फैलेगी, इस फैलने को ही कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर है बात, चलो ठीक है। अब अगर पेपर में बोलेगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इन चारों में से टिंडल इफेक्ट किसमें हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना है जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात, चलो। अब जो बारी आती है, अब जो मैं बताना जा रहा हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा जो भी मार्केट में केवीएस पीआरटी की तैयारी करा रहा हो, कि कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। अब देखो, मैंने कहा था ना कि मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइजली ये कराऊंगा कि क्या आपके पास है क्या नहीं है। अगर आप सब में से कोई भी इस टॉपिक को देख रहा है कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट में, अगर उसने नहीं कर रखी है खुद से, अगर उसने जहां से भी पढ़ा उसने नहीं कराई है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि सर हमने ये नहीं करा था, और अगर करा है तब भी लिखना कि हमने करा था, और झूठ मत लिखना, ठीक है। सबको अपनी मां की कसम, ठीक है ना। ठीक, तो टिंडल इफेक्ट की कंडीशन क्या होती है, एनसीईआरटी क्लास 9 का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है वो, पहली बात तो ये। टिंडल इफेक्ट की कंडीशन क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, लेकिन अब ये टिंडल इफेक्ट की कंडीशन ना जनरल साइंस का टॉपिक बन चुका है। मतलब एसएससी सीजीएल जैसा टॉपिक, एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम जिसमें जनरल साइंस आता है, उसमें कई बार टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए कंडीशन पढ़ना जरूरी है। नंबर फर्स्ट, देयर शुड बी डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। There should be difference in refractive index of medium and surrounding. ये सराउंडिंग है और ये मीडियम है, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर नहीं होना चाहिए, आसपास भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, डायमीटर ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल
डायमीटर ऑफ colloidal particle should be greater than wavelength of light। अब यहां पे बहुत सारे टर्म ऐसे आ गए जो आपके सर के ऊपर से चले गए, कॉलोइडल पार्टिकल, डायमीटर, वेवलेंथ। अब इन तीनों को समझा देता हूं। और यहां पे भी आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समझा देता हूं, ये काम ही आएगा, क्लास 10th का पार्ट है। पहली बारी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझा देता हूं। केवीएसपीआरटी आपको 10th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर 10th की एनसीईआरटी में से पढ़ते हो तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ये बताता है कि कौन से, देखो एक चीज समझना, जैसे आप फॉर एग्जांपल एयर को लेते हो और वाटर को लेते हो, आपको ये तो पता है ना कि एयर में एटम दूर दूर होते हैं और वाटर में एटम पास पास होते हैं। और अगर ग्लास को लोगे तो उसमें एटम बहुत पास पास होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर मैं दो लिक्विड की बात करूं, एक वाटर की बात कर लेता हूं और मान लो एक पेट्रोल की बात कर लेता हूं, अब दोनों के दोनों लिक्विड है। अब आप कैसे बताओगे कि इन दोनों में से किसके एटम दूर दूर है, किसके एटम पास पास है? तो वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइंटिस्टों ने सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रखे हैं, गूगल पे टाइप करना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी, आपको पता चल जाएगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताता है वो मैं बता देता हूं, याद रख लेना। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर क्लोजर द एटम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसके एटम उतने पास पास होंगे। मतलब अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और पेट्रोल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो आप कहोगे सर पेट्रोल के एटम पास पास है। क्लियर हो गई ये बात? चलो बहुत अच्छी बात। कॉलोइडल पार्टिकल वो पार्टिकल हो गए जो तैर रहे हैं। वेवलेंथ क्या होती है समझते हैं। अगर आप वेव को पढ़ोगे तो वेव का डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। इसे कहा जाता है क्रेस्ट, इसे कहा जाता है ट्रो। मैं तो इसे मैक्सिमम कहता हूं, इसे मिनिमम कहता हूं। अगर ढंग से देखा जाए तो इस पॉइंट के बाद वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और अगर कहा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तक का जो लेंथ होता है वो भी क्या होता है? वेवलेंथ। अगर कहा जाए तो मिनिमम से मिनिमम तक का जो वेवलेंथ होता है वो भी क्या होता है? वेवलेंथ। और सारी क्या होती है? इक्वल। इन शॉर्ट अगर मैं प्रैक्टिकली कहूं तो वेव की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ने हैं और ये आज का टॉपिक है। इसी तरीके से सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, सारे के सारे केवीएस पीआरटी, सारे के सारे जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है इस हद तक कराए जाएंगे कि उसके बाद आपको कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन करना तो एक चीज फिर भी पड़ेगा, क्या? चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और प्यार। धन्यवाद।